हर गम को हम सह जाएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, देने वाला खुद ही देगा, हाथ नहीं फैलाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं एक बार फिर आपका अपना चहेता, आपके इस प्रतिष्ठित YouTube चैनल रोजगार का प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागताभिनंदन करता हूं। मैं राहुल सर आप सभी लोगों को इस चैनल पर मैथ पढ़ाता हूं। आप सभी लोगों को बताते हुए चलूं कि ग्रुप डी का ये बैच आपके समक्ष में लेकर के आया हूं और मैं एकदम बेसिक से क्लास को शुरू किया हूं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को हम और आप लेकर के चल रहे हैं और आज नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का चौथा क्लास है। आज के इस चौथे क्लास में विभाज्यता का नियम देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। किस प्रकार के प्रश्न इस विभाज्यता पर आधारित बनते हैं, उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास आज की होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो गारंटेड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 100% मैं आपको कह दे रहा हूं। और जिस प्रकार से यहां पर आपको मैथ मिलेगा उस प्रकार से आपको बहुत ही कम जगहों पर ऐसी पढ़ाई देखने को मिलेगी, ठीक ना। मैं अपने आप को ही तो शेर नहीं कह सकता, बहुत शेर हैं, लेकिन आप यहाँ पर उदास नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए चलते हैं फटाफट आज के शानदार क्लास डिविजिबिलिटी रूल पर, ठीक है। आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है विभाज्यता का नियम, जिसमें कुछ संख्याओं की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम लोग समझेंगे और जिन भी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर सीखेंगे आपके नंबर सिस्टम में उनका तो प्रयोग होगा ही साथ आपके एलसीएम और एचसीएफ में भी उनका प्रयोग होगा, साथ ही साथ और भी कई सारे चैप्टरों में उनका यूज़ होगा। इसलिए यहाँ पर हर एक चीज़ को आप बारीकी से समझिएगा, जो चीज़ मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले हमें इसमें कितने संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल, कितने अंकों का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, पहले मैं वो देखूंगा। सबसे पहले मैं आपको 0 का बताऊंगा, 1 का बताऊंगा, 2 और 2 के जितने भी गुणज होते हैं उन सब का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ 7, 11 और 13 का संयुक्त यानी कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। इन सभी अंकों पर किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, उन सभी प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों शून्य से। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं 3 चीज़ें आपको यहाँ पर लिख करके दे रहा हूँ और आप मुझे बताइएगा कि यदि मैं शून्य में शून्य का भाग दूं तो कितना आएगा, किसी संख्या में शून्य का भाग दूं तो कितना आएगा, और तीसरी बात शून्य में किसी संख्या का भाग दूं तो कितना आएगा। यहाँ पर इन 3 बातों का विचार करना है। इन 3 बातों का विचार करने के लिए आप जरा यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा। यदि हमने किसी संख्या में, मान लीजिए एक संख्या है यहाँ पर 72 और हमने इसमें 8 का भाग लगाया, तो आप कहेंगे सर ये 9 बार में जाएगा, 8 9 72। अब मेरा ये भाग सही है या गलत है इसको जानना है, तो इन दोनों का यानी हमारे भाजक का जिससे हमने भाग दिया है और हमारे भागफल का जितनी बार भाग देने के बाद आया है, इन दोनों का गुणनफल यदि 72 आ रहा है, दी गई संख्या हमें प्राप्त हो रही है, तब तो हमारा जो भाग है हमने सही दिया है, नहीं तो हमारा ये जो भाग है वो गलत है। क्लियर है? तो आप देख पा रहे होंगे 8 9 72 मतलब ये हमने भाग सही दिया है। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं
कि 0 में हम किसी संख्या से मान लीजिए भाग दिए और मैं आपसे पूछूं कि कितनी बार में जाएगा, तो कोई कहेगा सर यहाँ पर 0 बार में जाएगा, क्योंकि इनका यदि मैं गुणा करता हूँ, इनका मैं गुणा करता हूँ तो 5 0 5 0 0 हमें कितना मिलेगा। इन दोनों का गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने भाग सही दिया है। कहने का मतलब ये है कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग दिया जा सकता है। 0 हर एक संख्या से विभक्त है। मैं पूछूं कितनी बार में कटेगा, तो 0 हमेशा किसी भी संख्या से 0 बार में कटेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने 0 में x से भाग दिया तो भागफल कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा उलट देता हूँ। हम मान लीजिए 5 में किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा। तो आप देखिए, यदि मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो 0 कइयाँ 0 हमें नहीं मिल रहा है। यदि मैं यहाँ पर 2 लिखूं तो भी 2 0 0, यहाँ पर 5 आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है। यदि यहाँ पर मैं 15 लिखूं तो 15 0 0 होता है, हमें 5 चाहिए, नहीं आ रहा है। 20 25 50 100 मैं कुछ भी लिख दूं, 199 लिख दूं, 199 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। हमारी हिम्मत, हमारी औकात जहाँ तक जानने की है, उसमें ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसमें मैं 0 का गुणा करूं और मुझे दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। जहां तक हम लोग नंबर जानते हैं, लेकिन क्या जहां तक हम लोग नंबर जानते हैं उतना ही है? नहीं ना। ऐसे में हो सकता है अनंत में कोई बहुत बड़ी संख्या हो जिससे हम अपरिचित हों और उसमें यदि मैं 0 का गुणा करूं तो शायद हमें 5 मिल जाए। यदि 6 है तो 6 मिल जाए, 7 है तो 7 मिल जाए। मतलब अभी हम ऐसी संख्या से परिचित नहीं हैं, वो अनंत में संख्या हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका जो रिजल्ट आता है वो अनंत आता है। और या तो आप इसी को देखे होंगे, इनफाइनाइट लिखा जाता है ऐसे, ठीक ना। यानी किसी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। यहाँ तक बात आपको समझ में, मैं सोचता हूँ कि आ रहा होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 0 में 0 का यदि भाग दूंगा तब क्या आएगा। तो कोई बच्चा बोला कि सर 0 ही लिख दीजिए क्योंकि 0 0 0 आ रहा है। तब तक किसी बच्चा ने कहा कि नहीं सर 1 लिख दीजिए, 1 0 0 ऐसे भी 0 आ रहा है। तब तक कोई कहा कि नहीं सर 15 लिख दीजिए। तो हमने देखा कि 15 में 0 का गुणा करने पर भी हमको 0 ही मिल रहा है। मतलब 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 15 20 25 ऐसे कई सारे नंबर आपके मिलेंगे जिनका मैं 0 में गुणा करूंगा और मुझे दी गई संख्या देखिए बार बार प्राप्त हो जा रही है। कोई कहा कि सर 285 लिख दीजिए, तो 285 0 0 हमारी संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो 0/0 का क्या कोई एक ही उत्तर है? तो आप कहेंगे नहीं, इसके कई सारे उत्तर मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइन है। और आप देखे होंगे 0/0 को हमेशा लिखा जाता है नॉट डिफाइन या अपरिभाषित। क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों? अपरिभाषित। तो ये 0 की कहानी है। 0 में 0 का भाग देने पर हमेशा रिजल्ट अपरिभाषित आता है। किसी संख्या में 0 का भाग देने पर उसका रिजल्ट अनंत आता है, और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ये इसके 3 जो है आपके नियम है। इन 3 नियम को आप लिख लेंगे तो अति उत्तम है। इन 3 नियम को यदि आपने लिख लिया तो बहुत अच्छा। अब हम लोग सीधे चलेंगे अपने अगले सवाल यानी अगले स्टेप की तरफ। 0 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 1 की तरफ। 1 मेरे प्यारे बच्चों ऐसा यूनिवर्सल नंबर है, ध्यान से हमारी बात को समझना। 1 हमारे पास एक ऐसा यूनिवर्सल नंबर है जो सभी संख्याओं को, 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त कर देता है। आप 2 में 1 का भाग लगाइए, 3 में 1 का भाग लगाइए, 133 में 1 का भाग लगाइए। किसी भी संख्या में यदि आप 1 का भाग देते हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 1 से क्या हो जाती है, कट जाती है। लेकिन कोई माई का लाल ऐसा नंबर अभी तक नहीं बना है जो 1 को विभक्त कर दे। यदि मैं 1 को
केवल 2 से विभक्त भी करना चाहूं, केवल 2 से, एक के बाद सबसे छोटी संख्या 2 है, उससे विभक्त करना चाहूं तो भी नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा। तो बाकी 3, 4, 5, 6, 7 की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या है जो संसार की सभी संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर देगा, लेकिन संसार में कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जो 1 को विभक्त कर पाए। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं आपको 0 का और 1 का नियम समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 2 और 2 के गुणज के नियम पर। जैसे हमने लिख लिया 15,286। मैं कहूं प्यारे बच्चों, क्या ये नंबर 2 से कटेगा? तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक यदि 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। पूरी संख्या में 2 का भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, यदि इसमें मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो ये पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा। ये हो गया 2 का नियम। अब 2 का नियम तो आपने समझ लिया, 2 दूना 4, 2 दूना 4। जैसे ही आपने दूना किया तो आपको 2 नंबर लेने हैं। 4 से कटने का नियम क्या है? अब आपको 2 नंबर लेने होंगे। 2 दूना 4, 2। तो इकाई की तरफ से यदि 2 स्थान तक जो नंबर है, यदि वो 4 से कट रहा है, यदि वो 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। क्या देखिए, 86 कभी 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। और यदि कट जाता तो हम मान लेते कि पूरी संख्या 4 से कट रही है। अब देखिए, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, हमने 3 बार कर लिया। तो 8 से किसी संख्या को तभी काटा जा सकता है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे। 8 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएं। अब आप मुझे बताइए, 8 तिरिक का 24, 4 बचा 46 हो जाएगा। 8 के पहाड़े में कभी भी 46 नहीं आता, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। ये संख्या केवल और केवल 2 से कटेगी, न तो ये संख्या 4 से कटेगी और न ही ये संख्या 8 से कटेगी। अब यदि मैं प्यारे बच्चों यहीं पे 16 का नियम आपसे पूछता तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, आप जो है 4 अंक तक बढ़ जाते। 2 से कटने के लिए 1 अंक को चेक करिए, 4 से कटने के लिए 2 अंकों तक चेक करिए, 8 से काटने के लिए 3 अंकों तक चेक करिए और 16 से काटने के लिए 4 अंकों तक चेक करिएगा। ऐसे ही आप कितना भी आगे बढ़ते जाएं उतना ही आप यहां पर डिजिट बढ़ाते जाइएगा। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों किसका नियम? 2 का नियम। उम्मीद करते हैं आपको ये 2 का नियम भी समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं 3 के नियम पर। सबसे प्यारा नियम है 3 का, और ध्यान देना, जो नियम 3 का है बच्चों वही नियम आपके 9 का भी है। कैसे है समझना। 9, 5, 4, 2, 6, 3, 1, 8। हमने ये एक संख्या लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये जो संख्या मैंने लिखा है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्या ये 3 से विभक्त है? तो आपको पूरी संख्या में 3 का भाग देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, यदि इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। इनके अंकों को जोड़ करके 3 से काटते चलिए, जोड़ के 3 से काटते चलिए। यदि पूरी संख्या 3 से कट गई तो संख्या भी 3 से डिविजिबल है। अब देखिए, इसमें 3 से देखो डायरेक्ट क्या क्या कट सकता है। तो 3 तिरिक का 9, 3 दूना 6, 3 इकैया 3, ये डायरेक्ट कट गया। अब जोड़ते चलो, 5, 4, 9, 9 भी 3 से कटता है, हटा दो। 8 और 1 9, ये भी 3 से कटता है, हटा दो। यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या बचा? 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। 2 3 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। यदि इस संख्या में मैं 3 से भाग दूंगा तो उसमें हर हाल में 2 शेषफल बचेगा। यदि मैं इसमें 3 से भाग लगाऊंगा प्यारे बच्चों तो हर हाल में उसमें 2 शेषफल बचेगा। आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए एक नंबर मैं लेता हूं, 5, 6, 9, 1, 4, 2, 8, 7। मैं कहूं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप देखिए 3 से डायरेक्ट क्या क्या कट सकता है? 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, खत्म। अब संख्याओं को जोड़ करके काटते हुए चलिए, 5 और 1 6,
6 3 से कट जाएगा, 4 2 6, ये 3 से कट जाएगा, 8 7 15, 15 भी 3 से कट जाता है। मतलब पूरी की पूरी देख रहे हैं आप, संख्या 3 से कट गई। इसका मतलब इस संख्या में यदि मैं 3 से भाग लगाऊंगा तो ये संख्या 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है। क्लियर है आपको? अब हम चलते हैं इस 3 के बाप की तरफ। 3 का बाप कौन है? 3 तिरिक्का 9। 9 का क्या नियम है? 9 का क्या नियम है? 8 7 5 4 6 1 2 9। हमने ये संख्या लिखा। मैंने कहा बच्चों की ये संख्या जो आप देख रहे हैं, क्या ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा? तो जो नियम 3 का है वही नियम 9 का भी है। आप इनके अंकों को जोड़िए और देखिए क्या क्या इसमें नंबर बन रहे हैं जो 9 से पूरा पूरा कट रहे हैं। आप देखिए 9 से तो पहले डायरेक्ट 9 कट गया, 6 2 8, 8 और 1 9, ये पूरा का पूरा 9 बन रहा है, ये कट गया। 5 4 9, ये कट गया। 8 7 मेरे प्यारे बच्चों होता है 15, 8 7 होता है 15, और 15 9 से नहीं कटता, इसलिए संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। क्लियर है ना? ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। एक उदाहरण के रूप में मैं और कुछ ले लेता हूं। 9 8 4 5 1 2 6 3 7। मैं बोलूं कि क्या ये नंबर 9 से कटेगा? तो देखिए 9 से पहले ये खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया। ये पूरी की पूरी संख्या आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, 9 से कट गया। तो 9 से कटने का नियम जो है वही 3 से भी कटने का नियम है। आशा करते हैं आपको 9 और 3 दोनों का नियम आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा फाइनल हो गया। अब आ जाइए 5 पर। किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो या तो 0 से बना हो या तो 5 से बना हो। किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ऐसी सभी संख्याएं 5 से पूरा पूरा कट जाएंगी। क्योंकि जब आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसके इकाई अंक में 5 इकाइयां 5 आएगा, या 5 दूना 10, 10 यानी 0 आएगा। तो 5 के टेबल में इकाई के स्थान पर या तो मेरे प्यारे बच्चों 0 आता है, या तो प्यारे बच्चों कितना आता है? 5 आता है। तो 5 का भी नियम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नियम बच गया 11 का। 11 का नियम सुन लीजिए। 9 3 6 1 8 2। इसमें क्या करना है सुनना। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक हमने लिखे। 6 अंकों से हमने एक संख्या बनाई है। तो 6 अंकों में कुछ सम संख्याएं भी हैं, मतलब सम संख्याओं के प्लेस पर हैं, और कुछ विषम संख्याओं के प्लेस पर हैं। इसमें जो 6 अंक हैं कुछ सम संख्या के प्लेस पर है और कुछ विषम संख्या के प्लेस पर है। ये क्या है सम विषम? समझिए। जैसे पहले बताइए, ये 1, यहां पे आप 1 पढ़ेंगे तो 1 क्या होता है? आपका विषम संख्या होता है। 1 के बाद अगली विषम संख्या 3 आएगी, तो 2 को छोड़ देना है 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 आती है, 3 4 को छोड़ देना है 5 के बाद अगली विषम संख्या 7 आती है, तो 6 को छोड़ देना है, 7वें पे जाना है, तो 7 तो है नहीं। तो ये जो 9 और 6 और 8 है ये आपके विषम स्थान पर अंक है। किस स्थान पर है? विषम स्थान पर है। सम स्थान पर कौन सा नंबर है? तो जो बच गया है, ये 3 यहां है, ये 6 यहां है और ये 2 यहां है, ये आपका सम स्थान पर है। तो विषम संख्याओं के विषम स्थानों पर अंकों को जोड़िए। 9 6 15, और 15 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग। यहां पे 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 4 2 कितना हो गया? 6। ऐसे लिख लीजिएगा। सम और विषम इन दोनों के योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 होना चाहिए, या तो आपका 11 होना चाहिए, या तो आपके 11 का गुणज होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से कटेगी। अन्यथा वो संख्या 11 से नहीं कटेगी।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। सम संख्या के स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ दीजिए, विषम संख्या के स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ दीजिए, और उनका डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का गुणज आए। ठीक ना। अब आप मुझे बताइए 23 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 17। 17 कभी भी मेरे प्यारे बच्चों 11 से नहीं कटता, इसलिए ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। हम एक आपको और उदाहरण से समझा दे रहे हैं, आपको एक और उदाहरण लेकर के समझा दे रहे हैं। जैसे 5 4 9 6 2 8 7 3 1, हमने इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब मैं आपसे कहूं पहले इसमें विषम संख्या का प्लेस निर्धारित करो, तो यहां 1 से शुरू करेंगे। विषम 1 से शुरू होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आएगा, तो 9 स्थान पे तो कुछ है नहीं, तो रहने दो। इनको जोड़ दो पहले, तो 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। अब सम स्थानों वाले नंबरों को जोड़िए, तो 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18। तो आप मुझे बताइए 19 में से 18 को घटाना है तो कितना आया? 1 आया। इनका जो घटाव है, इनका जो डिफरेंस है वो 1 नहीं आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। यहाँ पर 1 आया बच्चों, इसका मतलब ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको हमारी ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन पूरी संख्याओं के पूरे अंकों के डिविजिबिलिटी रूल को समझा और जाना। अब यहाँ पे 7 11 और 13 इनका कंबाइंड नियम समझ लीजिए। इनका कंबाइंड नियम क्या है? यदि कोई संख्या मेरे प्यारे बच्चों 3 से कट रहा है और वही संख्या 5 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 100% वो संख्या 3 5 15 से भी कटेगा। या इसको हम उल्टी भाषा में कहें कि यदि कोई संख्या 15 से कट रहा है तो 100% वह नंबर 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, क्योंकि 15 का जन्म ही, 15 का पैदाइश ही 3 और 5 के मिलने से हुआ है। तो 15 जिसको जिसको काटेगा उसको उसको 3 और 5 भी काटेगा। अब मैं आपसे कहूं यदि कोई संख्या 4 से कट रही है और कोई संख्या 5 से कट रही है, वही संख्या 5 से कट रही है, तो वह संख्या 5 चौका 20 से भी कटेगी। यदि कोई संख्या 9 से कट रही है और वही संख्या 8 से भी कट रही है, तो कन्फर्म है वह संख्या 8 9 72 से भी कटेगी। या इसको उल्टी भाषा में कहें कि यदि कोई संख्या 72 से कट रही है तो 100% 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सुनिएगा, देखिए कोई संख्या 7 से कट रहा है, वही संख्या 11 से कट रहा है और वही संख्या 13 से कट रहा है, तो 7 11 और 13 का जो गुणनफल होता है वो 1001 होता है, मतलब वह संख्या 1001 से भी कटेगा। ये नियम है। कोई संख्या 7 से 11 से 13 से कट रही है तो वह संख्या 1001 से भी कटेगा। अब 1001 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा उसको भी देख लीजिए। यदि किसी 3 अंकों की संख्या में, जैसे मान लीजिए हमने 556 लिख लिया, 546 लिख लिया, कोई संख्या है 546, ये 3 अंकों की संख्या है। यदि किसी संख्या में प्यारे बच्चों, यदि मैं 1001 से गुणा कर दूं, किसी भी 3 अंकों की संख्या में 1001 से गुणा कर दूं, तो वह संख्या दोहरा कर 6 अंकों की बन जाएगी। मतलब ये हो जाएगा 546 और 546। ये इसका नियम है, ये आपको जानना जरूरी है। यदि किसी भी 3 अंकों की संख्या में, जैसे हमने लिख लिया 987, ये 3 अंकों की संख्या है। मैंने कहा प्यारे बच्चों यदि मैं इसमें 1001 से गुणा करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, तो यदि किसी भी 3 अंकों की संख्या में आप 1001 से गुणा करते हैं तो वह संख्या दोहरा कर कितने अंकों में बदल जाएगी? 6 अंकों में बदल जाएगी। 987 987। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा कहीं। दूसरी बात, यदि किसी 2 अंकों की संख्या में, जैसे मान लीजिए 24 है, किसी 2 अंकों की संख्या में
हम 101 से गुणा करें, किससे गुणा करें? 101 से गुणा करें तो वह संख्या दोहराकर 4 अंकों की हो जाएगी। कितने अंकों की हो जाएगी? 4 अंकों की, 24 24। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, हमने ले लिया 58। मैं कहूं 58 में मैं किस संख्या से गुणा करूं कि यह 58 दोहरा कर 4 अंकों में बदल जाए? तो आप किस संख्या से गुणा करेंगे? 101 से। जैसे ही इसमें 101 से गुणा करेंगे तो यह संख्या दोहरा कर 4 अंकों की बन जाएगी। यह अब दूसरा नियम नोट कर लीजिएगा। तीसरा नियम, यदि किसी भी 2 अंकों की संख्या में, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 78, किसी भी 2 अंकों की संख्या में यदि मैं 101 से गुणा करूं तो ये 2 अंकों की संख्या तिहरा कर 6 अंकों में बदल जाएगी। तिहरा कर कितने अंकों में बदल जाएगी? 6 अंकों में बदल जाएगी। 78 78 78। इस नियम को भी आज समझ लीजिएगा। कोई भी आप 2 संख्या, जैसे हमने ले लिया 94, 94 में यदि मैं 101 से गुणा करूं प्यारे बच्चों, तो 94 ये जो संख्या है 2 अंकों की तिहरा कर 6 अंकों की बदल जाएगी। 94 94 94। तो ये आपको तीनों नियम याद कर लेना है। 1001 से गुणा करते हैं 3 अंकों की संख्या में, दोहरा कर 6 अंकों की हो जाएगी। 101 का गुणा और 10101 का गुणा, इन तीनों नियम को बढ़िया से बना लीजिएगा। इस पर पेपर में सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, यदि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी? तो किसी भी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाते हैं तो किससे विभाज्य होगी? 1001 से। यदि किसी 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाते हैं तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी प्यारे बच्चों? तो वह 101 से विभाज्य होगी। ऐसे उलट करके भी सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। इतना तक उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप बताते हुए चलिएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे 0 का, 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, इन सब का नियम आपने समझा और जाना। अब इस पर किस प्रकार के सवाल बनते हैं, कैसे पेपर में आपके सवाल आते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग अब जो है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका पहला सवाल, ये आपका प्यारे बच्चों पहला सवाल। ठीक है, यहां देखिए, कह रहे यदि एक संख्या, देखिए आपके पास संख्या दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है? संख्या है 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1 और बोल रहा है कि ये जो संख्या है प्यारे बच्चों ये किससे पूरा पूरा विभाजित है? पूर्णतया। ये पूर्णतया है। पूर्णतया किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो आपको इस x का मान बताना है। कोई इतने अंकों की संख्या थी, आप कहीं कॉपी पर लिखे हुए थे ये संख्या, आपके घर में कोई बच्चा यहाँ पेन से खुरच दिया, यहाँ का अंक गायब हो गया और आपको मैंने हिंट दे दिया कि ये जो संख्या थी ये 3 से कट रही थी। तो आप इस अनुमान पर ये बताने का प्रयास करिए कि यहाँ पर कौन कौन सा या x का कितना मान संभव हो सकता है, यहाँ पे कौन कौन सा अंक हो सकता है। तो सुनिएगा, 3 से कट रहा है तो पहले 3 से भिड़ा दो, 5 4 9 कट जाएगा। बताइए कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 7 और 6 कितना होगा? 7 दूना 14 13। अच्छा ऐसे और कट, ये 9 काट दीजिए, 3 से कट जाएगा। 3 काट दीजिए, 2 और 1 3 काट दीजिए, ठीक ना। 8 और 7 15 काट दीजिए, ठीक ना। और ये 6 भी देखिए आपका 3 से कट जाएगा। सब कुछ 3 से कट गया, केवल x यहां पर बचा हुआ है, केवल x बचा हुआ है। अब आप ध्यान से हमारी बात समझना, इस x की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों हर वो अंक आप लिख सकते हैं जो 3 से कट जाएगा। 3 से कटने वाला नंबर ही यहां पर होगा। तो 3 से कटने वाला नंबर सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या 0 यहां पे नहीं लिख सकते हैं? जैसे मैं कहूं कि 102 क्या 3 से नहीं कटेगा? एकदम कट जाएगा। 102 में जब आप 3 का भाग लगाएंगे तो 3 तिरिक का 9, 1 बचा, 3 चौक का 12, 34 बार में कट गया। 102 कितनी बार में कट गया? 34 बार में। तो अब सुनना,
इसमें मैं 3 का भाग लगा रहा हूं तो 2 और 1 3, मैंने देखा कि ये कट गया और यहां पे क्या बच गया 0, तो 0 भी 3 से पूरा पूरा क्या होता है 0। एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ये चीज बता दिया था। तो इस प्रकार से आप यहां पर x की जगह 0 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और 3 दूना 6 भी लिख सकते हैं और 3 त्रिका 9 भी लिख सकते हैं। 3 चौका 12 कभी मत लिखिएगा क्योंकि यहां पर 1 अंक में लिखना है और ये कितने अंक में हो जाएगा 2 अंक में। तो आपको टोटल यहां पर कितना मान लिख सकते हैं x का 4 मान। तो x के कितने मान संभव हैं, सवाल में यही पूछा था। तो आपका जवाब कितना होना चाहिए, x के 4 मान संभव हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। अब जरा हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। ये भी 3 का ही है। ये देखिए एक सवाल आप देख लीजिए 9 पर भी। 9 का क्या कह रहा है भैया, 6 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, x है, 4 है, 8 है, 9 है। ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। तो आपको इस x का मान बताना है प्यारे बच्चों। तो देखिए 9 से तो पहले 9 उड़ गया, 7 2 9 उड़ गया, 6 3 9 उड़ गया, 5 और 4 9 उड़ गया। अब आपके पास x बचा है और उसके साथ साथ आप देखिए ये आपके पास 8 भी बचा हुआ है और सवाल में बोला है कि कुछ बचेगा नहीं, सब 9 से उड़ जाएगा, सब 9 से उड़ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो आप मुझे बताइए यहाँ 8 है, ये है x की जगह पे मैं क्या लिख दूं जिसमें 8 जोड़ दूं और वो 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे सर कुछ मत करिए, 1 लिख दीजिए, 8 और 1 9 हो जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। तो x का मान क्या होना चाहिए, x का मान 1 होना चाहिए। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। x की जगह पे कौन सा स्थान अंक लेगा, 1 जो है उस जगह पर बैठेगा। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए। बोल रहा है 5 4 2 7 3 x 6 1 8। ये 9 से कट रहा है। x के कितने मान संभव हैं, x का मान नहीं पूछा है, x के कितने मान संभव है ये पूछा है। तो आप मुझे बताइए 8 और 1 9 उड़ गया, 6 3 9 उड़ गया, 7 और 2 9 उड़ गया, 5 और 4 9 उड़ गया, सब खत्म हो गया केवल x को छोड़कर। तो आप मुझे बताइए x की जगह पे जब सब कट जाएगा तो x की जगह पे 0 तो आएगा ही आएगा। यहां पर आप 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो 9 से 3 से 5 से 4 से सबसे कट जाएगा। तो यहां पर 0 भी हो सकता है और साथ ही साथ 9 भी हो सकता है। 9 लिखेंगे तो भी 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस बार सवाल में पूछा है x के कितने मान संभव हैं। तो x के कितने मान संभव हैं प्यारे बच्चों, 2 मान संभव हैं। x के कितने मान संभव हैं, 2 मान संभव हैं। ठीक है, एक जो है आप 11 का देख लीजिए, एक आप 11 का देख लीजिए। यदि एक संख्या दे रखा है आपको 6 7 8 4 8 4 3 2 9 x 1 4 5 बोल रहा है प्यारे बच्चों ये 11 से विभक्त है। तो आपको x का मान बताना है। ये पूरा का पूरा नंबर 11 से विभक्त है। तो 11 के नियम में हमने आपको एक चीज बताया था कि विषम संख्या को पहले चिन्हित कर लो। विषम स्थानों पर जो संख्या बैठी है, विषम के स्थान पर जो संख्या बैठी है उसको पहले चिन्हित कर लो। तो 1 से शुरू होता है विषम संख्या, 1 3 5 7 9 और 11, इनको पहले जोड़ लो। तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 15 16 17, 17 में 9 जोड़ेंगे 26, 26 1 27, 27 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32। अब विषम वाले को जोड़ लीजिए,
ये जो बचा हुआ है 7 4 11, 11 में 2 जोड़िए 13, 13 में यक्स तो अभी नहीं जोड़ना है, यक्स को अंत में जोड़िएगा 13, और 13 में 4 जोड़िएगा तो 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, और प्लस आपका x है। इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, वो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। तो घटा लो, 32 में से 17 घटाओ तो 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15 हो गया। माइनस का गुणा प्लस में माइनस और ये x हो गया। तो ये सब आपका घट करके 15 माइनस x बचा, और सवाल में बोला है कि कुछ बचना नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा 11 से कटना चाहिए। तो x की जगह पे मैं कौन सा नंबर लिख दूं जिसको 15 में से घटा दूं और ये 11 बन जाए? तो आप देखिएगा x की जगह पे क्या लिखना चाहिए आपको ईमानदारी से 4। जब यहाँ पे 4 होगा तो 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 से 11 पूरा पूरा कट जाएगा। तो x की जगह पे क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? x की जगह पे 4 होना चाहिए। x की जगह पे 4 लिखेंगे तभी ये संख्या पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक और देख लीजिए 11 वाला, 11 का एक और देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 8 5 7 x 3 2, ठीक ना? ये 11 से विभाज्य है तो आपको x का मान बताना है। अब आप क्या करिएगा, विषम संख्या को चिन्हित करिए। 8 7 3, तो 8 दूना 16, 15 हो गया, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 हो गया। अब सम संख्या को जोड़िए, 5 में x जोड़ना है फिर 2 जोड़ना है, तो 5 और 2 7 और प्लस x। ये नंबर का जो अंतर है ये 11 से कटना चाहिए। तो 18 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11, और माइनस का गुणा प्लस में माइनस x। इसको जब हम हल करेंगे 18 में से 7 गया 11, माइनस का गुणा प्लस में माइनस और ये x। ये जो नंबर है प्यारे बच्चों 11 से कटना चाहिए। x की जगह पे मैं ऐसा कौन सा अंक रख दूं जो 11 में से घटे और वो 11 से पूरा पूरा कट जाए? तो x की जगह पे क्या रखना चाहिए आपको? 0 रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? 0। 11 में से 0 जाएगा तो 11 रहेगा, और 11 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी x का स्थान कौन सी संख्या ले सकता है? तो वो कौन सी संख्या होगी? 0 होगी। x की जगह पे क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? यहां पर 0 हो सकता है। ये आपके 11 का नियम था। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है यदि एक संख्या, देखिए कह रहा है यदि एक संख्या 8 7 6 a 4 3 b, ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये 9 से पूर्णतया विभक्त है। फिर कह रहा है b एक सम संख्या हो। b कैसी संख्या हो प्यारे बच्चों? सवाल में बोला है b जो है ये सम संख्या हो। तो a के सभी मानों का योग क्या होगा? a के सभी मानों का योग क्या होगा? पहले इसको हम 9 से काटते हैं। 9 से कटना चाहिए तो 9 से पहले काटते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे 6 3 हो जाएगा 9, ठीक है। 8 और 7 हो जाएगा 15, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, और 19 में जब हम 9 का भाग लगाएंगे तो 9 दूना 18, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचा, और क्या बचा है? a बचा है, और क्या बचा है? b बचा है। तो सवाल में ये बोला कि बचना नहीं चाहिए, सब कुछ 9 से क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये भी बोला है कि b जो है कैसी संख्या है? बोला है b एक सम संख्या है। b कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या क्या क्या होती है? 0 2 4 6 और 8। इस b की जगह पे हम 0 भी लिख सकते हैं, 2 4 6 और 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो b की जगह पे ये नंबर आ सकते हैं। अब इधर आपका क्या बचा है बताइए? इधर आप कहेंगे ना 1 बचा हुआ है। अब पहला स्टेटमेंट सुनिएगा,
अब आप मुझे बताइए, इधर 1 है, इधर 0 है, तो एक ही जगह पे मैं क्या लिखूं कि ये सब जोड़ने पर वो 9 से कट जाए? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा 8 लिख दीजिए। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, और 9 9 से क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। अगला स्टेप, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर देखिए 2 है। अब मुझे बताइए एक ही जगह पे क्या लिखना होगा कि वो 9 से ये लाइन कट जाए? 2 और 1 3, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अगला लाइन 1 और प्लस इधर कितना है आपका? 4 है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 4 1 5, और यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो 5 4 9, ये भी लाइन जो है 9 से कट जाएगा। अगला स्टेप, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगला लाइन, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, 8 और 1 9 हो गया, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। क्लियर है? अब सुनिएगा, यहाँ पर एक बात और सुनिएगा, यहाँ पे 0 भी हो सकता है। और मुझे बताइए 8 यहाँ था, यहाँ 1 था, तो 0 लिखो, और उसकी जगह पे 9 भी मैं लिख सकता था। 8 और 1 9, और 9 में 9 जोड़ेंगे, 9 9 18, 18 भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस स्थान पर मैं 0 भी लिख सकता हूं और 8 भी लिख सकता हूं। यदि सवाल में यह पूछा जाता कि a के कुल कितने मान संभव हैं, a के कुल कितने मान संभव हैं, तो आप मान गिनते 1 2 3 4 5 और 6 मान संभव हैं। लेकिन सवाल में कुल मानों का योग पूछा है कि a के कुल मानों का योग बताइए। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18, 18 2 कितना हो जाएगा? 20, 20 में 0 जोड़िएगा, 20 ही होगा। 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29। तो a के सभी मानों का जो योग होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना होना चाहिए? 29 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित प्रश्न बनता है। ऐसे ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ग्रुप डी में आप ये मान के चलिए कि विभाज्यता के नियम पर किसी न किसी शिफ्ट में एक सवाल जरूर आने की संभावना रहती है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने लोगों को शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।